गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिक्चर ईसोफेगस और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिल सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि ईसोफेगस को हिंदी में अन्न प्रणाली या ग्रास नली कहते हैं। ईसोफेगस का मेन काम है कि वो खाने को मुंह से पेट तक ले जाती है अपने पेरिस्टालसिस मोशन से। लेकिन ईसोफेजियल स्ट्रक्चर में क्या होता है, किसी कारणवश ईसोफेगस नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इट इज डिफिकल्ट कि वो जो खाना है वो मुंह से स्टमक तक जाए, क्योंकि वो बीच बीच में फंसता है स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसे कहते हैं ईसोफेजियल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कॉज है ईसोफेजियल स्ट्रक्चर के। पहली बात, कोरोसिव इंजरी हो गई, मतलब किसी ने एक्सीडेंटली या इन एन अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड कास्टिक ले लिया जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड था या सल्फ्यूरिक एसिड था या हाउस होल्ड ब्लीच था, उससे स्टमक में एसिड इफेक्ट हो गया। सेकेंड कॉज है कार्सिनोमा। थर्ड, कोलुमनर लाइन ईसोफेगस, जैसे कि हम बेरीड्स ईसोफेगस में देखते हैं। फोर्थ कॉज है कैप्सूल ऑफ टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर कोई बहुत ज्यादा रेगुलर इनटेक करता है तो। फिफ्थ कॉज है सी विटामिन पोटेशियम कंपाउंड्स। और सिक्स कॉज है क्रॉनिक रिफ्लक्स रहता है, जैसे कि जीईआरडी में। अब हम देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास क्या सिम्टम्स लेके या क्या क्लिनिकल फीचर्स लेके आएगा कि हम डाउट करेंगे कि इसको ईसोफेजियल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट में कम टू यू विद सीवियर पेन के साथ आ सकता है या ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा हो सकता है पेशेंट को। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि ईसोफेगस में किस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो सीधे समझ आता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे इनेबिलिटी टू स्वेलो तो उसको होगा ही, निकलने में, खाना निकलने में दिक्कत आनी ही आनी है। और उसको रिट्रोस्टर्नल बर्निंग होगी, मतलब छाती में जलन की कंप्लेन रहेगी। पेट का जो नॉर्मल सॉफ्टनेस है वो नहीं रहेगी। आप जैसे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे आपको लग जाएगा एब्डोमिनल गार्डिंग एंड रिजिडिटी प्रेजेंट है। आवाज में कुछ भारीपन सा होगा और विंड पाइप में एक वाइब्रेटिंग साउंड आएगी जैसे वो ब्रीथ करेगा। ब्रीदिंग की भी थोड़ी प्रॉब्लम बता सकता है। अगर लेरेंजल इडीमा हो सकता है, अगर लेरेंजल इंजरी उसको हुई है तो। डिस्पेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, वो तो दिख ही रहा है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एक्यूट केस आता है तो उसमें तो सर्जिकल इंटरवेंशन इज द ओनली चॉइस, और उसमें देखना पड़ता है सिर्फ फेरेंगोस्टोमी, गैस्ट्रोस्टोमी, जो भी केस है उसके हिसाब से। अगर क्रॉनिक केस है तो रेगुलर डायलिटेशन करेंगे आफ्टर 6 वीक डे ताकि रीएपिलाइजेशन ऑफ ईसोफेगस हो सके। फिर कोलोनिक पुलअप थर्ड चॉइस है, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लास्ट में बताया। ईसोफेजियल स्ट्रक्चर के केसेस में क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, तो मैलिग्नेंसी इज द कॉम्प्लिकेशन। जैसा कि हम देखते हैं कि होम्योपैथी में ज़्यादा क्रॉनिक ईसोफेजियल स्ट्रक्चर से केसेस आते हैं, तो अब हम देखते हैं कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन यूजफुल हैं ईसोफेजियल स्ट्रक्चर में। सबसे पहले हम देखते हैं मेडिसिन कालीकार्प को, जिसमें डिफिकल्टी इन स्वेलिंग रहती है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है, पेशेंट को लगता है खाना आधे रास्ते जाने के बाद से वापस से बाहर आएगा या वॉमिटिंग होगी। थ्रोट में स्वेलिंग के साथ में बहुत सारे पेन होते हैं जो कि बर्निंग, स्टिचिंग, स्टिंगिंग कैरेक्टर के महसूस होते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिन बराइटा कार्प के बारे में। इस मेडिसिन में सॉलिड के इंटेक को लेके, स्वेलिंग को लेके ज्यादा प्रॉब्लम है कंपैरिजन टू लिक्विड फूड को लेके। और पेशेंट को एक गले में चोकिंग सेंसेशन फील होता है कुछ भी खाते समय। गले में स्मार्टिंग, स्टिंगिंग पेन्स होते हैं, और पेशेंट को एक सेंसेशन रहता है कि जैसे फूड पाइप में कुछ अटका हुआ है, बार बार निकलने में दिक्कत आ रही है, कुछ अटका हुआ है गले में। अब हम बात करते हैं मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम के बारे में। हम सब आर्सेनिक एल्बम के जनरल सिम्टम्स जानते हैं कि आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट चिली होता है, फास्टिडियस होता है, आर्सेनिक बर्निंग के ट्रायो में है तो इसके सभी बर्निंग पेन्स में दी जाती है। दूसरा, आर्सेनिक का पेशेंट ड्रिंक्स एंड सिप। अब इसे जब भी खाना खाता है तो उसको लगता है गले में कुछ अटका हुआ है और गले में बर्निंग पेन्स फील होते हैं। अब हम बात करते हैं कैलकेरिया कार्प के पेशेंट की। हम सब जानते हैं कैलकेरिया कार्प का पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशनली फेयर, फैट, फ्लैबी होता है, चिली होता है। पेशेंट को लगता है कि खाना गले में चिपक रहा है, खाना अंदर नहीं जाता क्योंकि उसको लगता है कुछ चिपकता ज्यादा है। साथ में उसको नौशे फील होता है और गले में पूरा ऐसा लगता है छिल गया है या सोरनेस है, रॉनेस है इन द एंटायर फूड पाइप ऑफ द कैलकेरिया कार्प पेशेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट होम्योपैथिक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन नक्स वोमिका की। हम सभी जानते हैं नक्स वोमिका होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उन लोगों पे बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि आजकल जिनमें मॉडर्न लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो लोग जो बहुत वर्कोहॉलिक हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, इस वजह से उन्हें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, फिर वो बहुत सारी NSAIDs, एंटीबायोटिक्स, एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं जिनसे फिर पेट खराब हो जाता है, पेट की दिक्कतें आती है। उन लोगों में अगर ईसोफेजियल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए विद दीज सिम्टम तो नक्स वोमिका उनको बिल्कुल ठीक कर सकती है। सिम्टम्स जैसे रिगर्जिटेशन ऑफ फूड होगा, खाना खाया हुआ बार बार बाहर आता है,
खट्टी या कड़वी डकारें आती हैं, वाटर ब्रश, हार्टबर्न, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, वॉमिटिंग होती है कुछ भी खाना खाने के बाद, और उनको लगता भी है, उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनको लगता है कि अगर उल्टी हो जाए तो उनको बेहतर फील होगा। इसके अलावा स्वेलिंग पे कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग रहती है और थ्रोट में स्टिचिंग पेन्स होते हैं। इसके अलावा जनरलिटीज बिल्कुल ध्यान रखनी है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं या चिली पेशेंट्स हैं, उनमें ये काम करती है। अब बात करते हैं रूबीनिया के बारे में। रूबीनिया बहुत अच्छा काम करती है हार्ट बर्न एंड एसिडिटी इन नाइट। इसके अलावा रूबीनिया में बहुत ज़्यादा खट्टापन और एसिडिटी की समस्या बनी रहती है, खट्टी डकारें आती है, खट्टी वॉमिटिंग होती है। और रूबीनिया उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनमें गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज थी और उसके बाद ईसोफेजियल स्ट्रक्चर बन गया। तो रूबीनिया इन दोनों प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए एक्सीलेंट मेडिसिन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइरिस वर्सिकोलर की। यहाँ पे भी पेशेंट को गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बनी रहती है जिससे ईसोफेजियल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स जैसे हार्ट बर्न, सोर, बिटर, वॉमिटिंग एंड वीकनेस होती है। साथ में नौशा वॉमिटिंग परसिस्टेंट बनी रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिन कार्बोवेज के बारे में। इसके अंदर फ्रीक्वेंट इरेक्टेशंस बनी रहती हैं, वॉमिटिंग होती है कुछ भी खाते ही, गले में स्क्रैपिंग या रॉनेस का सेंसेशन रहता है, स्वेलिंग में पेन होता है और इन्फ्लामेशन ऑफ ईसोफेगस होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।